देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। करण जौहर ने इस हफ्ते दुनिया के सामने खुलासा किया कि वो पिता बन गए हैं। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर करण जौहर की शादी नहीं हुई है और उनके जुड़वा बच्चे सरगेसी से हुए हैं। सरगेसी यानी किसी और महिला की मदद से अपने बच्चे को पैदा करना। अब तक इस प्रोसीजर को आम भाषा में किराए का कोख भी कहा जाता था, क्योंकि भारत में ये करोड़ों रुपए का कारोबार बन गया है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस कारोबार को रोका जाए। सरगेसी के नए कानून पर बिल पेश किया गया है, जो संसद में अब तक पारित नहीं हुआ है। करण जौहर के ऐलान के बाद उनके कई बॉलीवुड दोस्तों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी, लेकिन कई आलोचकों ने गंभीर सवाल भी उठाए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तो निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करके करण जौहर पर पर्सनल अटैक भी कर डाला। करण जौहर तो सरगेसी कानून के आने के पहले पिता बनने में कामयाब रहे, लेकिन ऐसे और लोगों का क्या जो इस कानून के लागू होने के बाद मां बाप नहीं बन पाएंगे? क्या ऐसे किसी व्यक्ति को माता या पिता बनने का हक नहीं है जिसकी शादी ना हुई हो? प्रस्तावित कानून के मुताबिक सरगेसी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। क्या ऐसा कानून आना चाहिए? और क्या करण जौहर के पिता बनने पर सवाल उठाना जायज है? इस सब पर हम आज चर्चा करेंगे आवाज अड्डा में। इनफैक्ट हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं इस बात पर कि जो टिप्पणियां आई हैं करण जौहर पर, उनके पिता बनने पर, और जो सवाल उठाए गए हैं, क्या ये सवाल उठाना सही है? अपनी राय हमें दीजिए। CNBC_आवाज पर जाकर हमारा ट्विटर हैंडल है, या SMS भी आप कर सकते हैं 51818 पर अपनी राय के साथ। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं इस पोल में। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सेंटर फॉर रिसर्च की डायरेक्टर डॉक्टर रंजना कुमारी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत बेदी हमारे साथ जुड़े हैं, आनंद गुजरात के आकांक्षा अस्पताल और रिसर्च इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर नैना पटेल, और याद कीजिए कि गुजरात के आनंद मशहूर रहा है सरगेसी के लिए। उनके साथ एक सरगेट मदर रही तृप्ति राजपूत भी जुड़ रही है आज की बातचीत में। वकील और लेखक शहजाद पूनावाला से हम इस मुद्दे के कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, और हमारे साथ राम राज्य परिषद के प्रवक्ता अजय गौतम जुड़े हैं, और लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर यानी LGBT समुदाय के अधिकारों के लिए काम करने वाले हरीश अय्यर भी हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़े हैं। तो स्वागत है आप सबका। सबसे पहले डॉक्टर पुनीत बेदी, आपके मुताबिक क्या करण जौहर ने एक अच्छी खासी डिबेट खोल दी है? और उस डिबेट का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिंगल लोगों को जिनकी शादी नहीं हुई है, क्या उनको सरगेसी का हक दिया जाए? क्योंकि जो प्रस्तावित कानून इस वक्त है उसमें जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो कट जाते हैं इस प्रोसीजर से। नहीं, मैं उस पर तो बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इंडिविजुअल या करण जौहर या कोई भी हो, के कानून तो सारे देश के लिए बनता है और सबके लिए बराबर होना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि सिंगल लोगों का क्या हक है कि पेरेंट बन सकते हैं कि नहीं, वो टोटली डिफरेंट इश्यू है। जो सिंगल हैं और गे हैं वो अलग है। जब एक बार सिंगल के लिए कानून बनता है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे ग्रे हो, चाहे गे हो, चाहे किसी भी उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून होना चाहिए। अभी तक तो कानून था ही नहीं, और प्रोसीजर में रेगुलेशन होनी चाहिए, इसमें कोई हक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चूज कर सकता हूं इस उम्र में बाप बनना किसी सरोगेट के साथ, पर क्या मेरे बच्चे को, मतलब मेरे को हक है कि बच्चा पैदा करना का, बच्चे को ये हक है कि वो इस उम्र का बाप चूज करे? या इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं। जो बच्चा पैदा होता है, क्या उससे हम पूछेंगे कि आप सिंगल पेरेंट के बच्चा होना चाहते हैं सारी उम्र के? नहीं। ऑफ कोर्स लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ होते हैं और सिंगल पेरेंट होते हैं, तो ये सब एथिकल इश्यूज हैं। लेकिन जो किराए की कोख और जो द वे इट इज प्रोजेक्टेड एज इफ, क्योंकि टेक्नोलॉजी से, तो साइंस में क्या संभव है, जस्ट बिकॉज वो संभव है इसलिए वो किया जाए एक फी के लिए, ये एथिकल डिबेट में नहीं होगा। एथिक्स अलग रहेंगे और कमर्शलाइजेशन अलग रहेगी। जो एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्राइम सवाल है तो सब कुछ ही जायज है, क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट। करण जौहर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके ये खुलासा करने की वजह से एक डिबेट छिड़ गई है, और डिबेट ये है, उसका सबसे बड़ा पहलू है कि क्या सिंगल लोगों को जिनकी शादी नहीं हुई है उनको पेरेंट्स बनने का अधिकार है सरगेसी के द्वारा या नहीं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई है। अजय गौतम जी, आपकी मैं इस पर राय जानना चाहती हूं
कि एक तो सरेगेसी का सवाल है, उस पर हम डिटेल में आएंगे। दूसरा सवाल है करण जौहर का, क्योंकि जिस तरह का अटैक उन पर किया गया एक समाजवादी पार्टी नेता द्वारा, घिनौना तरीके का, और उन्होंने कहा कि ये क्यों पेरेंट बनना चाहते, शादी क्यों नहीं कर सकते। देखिए, बात यह है कि जो हमारा भारतीय समाज है वो कहीं ना कहीं अपने जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं या हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अनुसरण करता आया है। और हमारे यहाँ वर्णित है कि यहाँ जब विवाह होता है, विवाह के बाद ही संतान की उत्पत्ति कही जाती है, और वो विवाह जो होता है धर्म को, अग्नि को साक्षी मान के किया जाता है, ताकि आगे जो मिलेगा, आगे जो वंश उत्पन्न होगा उसको अपने माता और पिता का नाम जानने का अधिकार होगा, उनके बारे में जानने का अधिकार होगा, और वो उसका मौलिक अधिकार है। जैसे कि और धर्मों के अंदर और जगह परंपराओं में है कि सिंगल है, जहां पर बिना शादी के लोग माँ बाप बन जाते हैं, तो वहां पर उनको एक ही मिलता है। ऐसे आपको दर्जनों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन वो धर्म की ना होके अधर्म की स्थिति होती है। हमारी, जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट ने मेरे से पहले कहा कि उस बच्चे को अपने माता और पिता दोनों के जितना अधिकार उसको मातृत्व का है, उसका ही अधिकार उसको पितृत्व का है। लेकिन हम अपनी मात्र मानसिक कुंठा को पूरा करने के लिए इस अधर्म का जो रास्ता, जिसे सैरोगेसी कहा जाता है, उस अधर्म के रास्ते को चुनते हैं। और उस बच्चा जो धर्म कहां से आ गए इस पूरे धर्म, आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप मुझे धर्म की बात कैसे नहीं होगी? आप मुझे एक धर्म का उदाहरण दे दीजिए जहां किसी भी बच्चे को बिना माता और पिता के नाम के समाज ने कभी स्वीकार किया हो। मुझे किसी भी धर्म का एग्जाम्पल उसके अंदर आपको दे दीजिए। हमेशा बच्चे को मौलिक अधिकार है। फैक्ट पे अपनी राय नहीं दे पाते हैं। धर्म का यहाँ पर कहाँ सवाल उठ रहा है? सवाल ये है कि इस वक्त जो कानून प्रस्तावित है, एक बात बताइए, क्या किसी उसमें कोई सिंगल महिला या पुरुष सरेगेसी द्वारा बच्चा नहीं पैदा कर सकता है या माता पिता नहीं बन सकते हैं? क्या ये फेयर है? ये क्यों मुझे बताइए कि जिस बच्चे को तमन्ना जी, मैं वही चीज कह रहा हूं कि हम लोग हैं, हम लोगों के जो जीवन का आधार है वो कहीं ना कहीं धर्म है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बैठते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ ये तो धर्मस्ततो जया, धर्म की हमेशा जय होती है। हमारी जो लोकसभा की स्पीकर है, जो उससे 10 फुट नीचे वेल के अंदर प्रधानमंत्री बैठते हैं, वहां लिखा हुआ ये तो धर्मस्ततो जया। जो धर्म है बिना धर्म के हरीश अय्यर जी, सवाल ये आ गया है कि क्या सिंगल पेरेंट्स को सरेगेसी का हक होना चाहिए? जिस तरह के प्रस्तावित सरेगेसी कानून है उसमें तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जिसमें सिर्फ ऐसे मैरिड कपल्स सरेगेसी को अपना सकते हैं जिनकी 5 साल से शादी हुई हो, कोई बच्चा ना हो, पहले से कोई बच्चा ना हो, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनकेपेबल है, सरेगेट को उनका रिलेटिव होना पड़ेगा, सरेगेट की उम्र 25 से 35 के बीच में हो। बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं। मुझे लगता है कि जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, वेदर माता हो या पिता हो, जिसे भी सरोगेसी का whoever wants to take surrogacy का रूट, उन्हें ये रूट दिया देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम जब धर्म को लेके आते हैं इन सब चीजों में, आई थिंक हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी के लिए एक है, और हर किसी को हक मिलना चाहिए कि उसे वो अगर पेरेंट बनना चाहे तो किस भी तरह, और हमें रेगुलेशन लाना चाहिए ताकि हम ये तय करें कि किसी का फायदा नहीं उठा रहा है कोई, कि सरोगेट मदर का फायदा नहीं उठा रहे हैं, और इसके लिए रेगुलेशन की जरूरत है, बैन की जरूरत नहीं। बैन तो सिर्फ ब्लैक मार्केट को जगह देगा। रंजना जी, जिस तरह के नियम प्रस्तावित है सरेगेसी में, उसके बाद एक करण जौहर ये कदम नहीं उठा सकता था। अब वो बिल पास नहीं हुआ है, इसलिए वो ये कदम उठा पाए हैं। क्या आगे इस तरह का मौका बंद कर देना चाहिए? देखिए, ये पहले मैं थोड़ा सा इस बहस को धर्म और ये तमाम बातों में ना उलझा करके, विज्ञान और धर्म का तो हमेशा ये बहस चलती रहेगी, विज्ञान आगे चलता है, धर्म पीछे चलता है। लेकिन मैं जो दूसरी बात कहना चाहती हूँ, जो अभी सरोगेसी पर हम लोगों ने 2 शोध किए, और वो दोनों शोध हमें एक राष्ट्रीय महिला आयोग ने समर्थन दिया, और एक जो हमारा शोध था उसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से हमें सहयोग मिला था। अब इन दोनों शोधों का ये नतीजा निकला था कि जो सरोगेट
एक मदर है, जो गरीब महिलाएं आके अपनी कोख को दे रही हैं और उसके बदले में उनको जो बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है तो उसके बदले में उसको पैसा मिलता है और वो उसकी वजह से, लेकिन वो तमाम तरह की शोषण की बातें हमारे सामने आई थी और हमें ये भी दिखाई पड़ा था कि औरतों को ना तो पूरा पैसा मिल रहा है, ना ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान है, ना ही उनके परिवार के बारे में कोई सोच रहा है, ना ही सामाजिक जो इसके तमाम उसके अपने सामाजिक ताने बाने पे इसका असर पड़ रहा है, उस पर कोई नहीं सोच रहा है, पति उसको घर से निकाल रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सोचा। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने कुछ देश में इसके प्रति जागरूकता फैलाई थी, क्योंकि पहली शोध थी हम लोगों की और पहली बार ये बात सामने आई थी और डॉक्टर्स की बहुत कॉन्फ्रेंसेस की हम लोगों ने, पूरी दुनिया से हम लोगों ने एक्सपर्ट बुला करके इसके बारे में बातचीत की। अब विज्ञान अपनी जगह पर जाएगा और वो ये आगे बढ़ेगा और ये इस तरह से बच्चा पैदा करने की जो पूरी जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस शुरू हो गई है उसको रोका नहीं जा सकता है, ये आप मान के चलिए कि उसको रोका बिल्कुल नहीं। तो अब क्या करना चाहिए, अब उसको रेगुलेट करना चाहिए। जो हम लोगों ने रिकमेंडेशन दी थी, हम लोगों ने कहा था इसको रेगुलेट करिए, इसमें नियम कानून बनाइए, इसके तौर तरीके तय करिए। बैन आप कर ही नहीं सकते। अगर आप यहाँ बैन करेंगे, नेपाल में चल रहा है, यहीं के डॉक्टर जाके नेपाल में करेंगे, यहीं के डॉक्टर जाके कंपूचिया में करेंगे, थाईलैंड में करेंगे और फिर दुनिया भर के तमाम देशों में। और दूसरी जो बात हम लोगों ने उठाई थी कि क्या कारण है कि हिंदुस्तान में तो बड़े आराम से सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं और हमारे लोग भी कर रहे हैं और दुनिया में कोई इसमें फैसला नहीं हो रहा है। दुनिया में भी, क्योंकि ये पूरे दुनिया की समस्या है कि बच्चे पैदा होंगे अन्य तरीकों से, माँ बाप के द्वारा नहीं बल्कि और तमाम तरीके आ गए हैं सामने। तो इस पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होना चाहिए और एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होना चाहिए और इंडिया को पुश करना चाहिए। बड़े संदर्भ में जिन पर इन बातों को लाना चाहिए, ना कि अब करण जौहर के अगर बच्चे हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ और उनके पास अगर बच्चे सिंगल पेरेंट हो, सिंगल माँ अगर बच्चे को चाहती है तो वो भी पैदा कर सकती है। तो ये सवाल नहीं है कि कौन हमें माता पिता। आप भारत को कौन सा समाज देना चाहती हैं, धर्म का या अधर्म का? आप क्या चाहती है कि जो बच्चा हो उसको अपने माँ या बाप के नाम जानने का अधिकार ना हो? आप तो दहेज नहीं, कन्या भ्रूण हत्या हो, दहेज हत्या हो, रोज औरत को पीटे मारे। आप ये बताइए कि ये आप ऐसा समाज चाहते हैं? मेरी बात सुनिए, आप तो उसमें धर्म नहीं मानते। अजय गौतम जी एक मिनट मेरी बात सुन ले। ये समय तो पहले से चला आ रहा है जब पुत्र संतान की संतति, संतान को तो पुत्र ही मानते हैं आप लोग धर्म में। तो जब संतान की जन्म नहीं होता है तो ये तो हक हर मर्द को था कि वो किसी भी औरत से एक पुत्र पैदा कर ले, परिवार के अंदर परिवार के बाहर किसी व्यक्ति से एक पुत्र चाहिए होता था और वो होता था बड़े बड़े घरानों में। मैं जिस तरह के घरानों से आती हूँ वहां पर तो ये बिल्कुल अलाउड था कि आप जाके कहीं से भी एक बेटा पैदा कर लीजिए ताकि आपकी संपत्ति का वो अधिकारी बन जाए। उचित रामायण में, महाभारत डिबेट को डिरेल ना करें। डॉक्टर नैना पटेल, सूर्य का पुत्र हो सकता है क्या? हवा से बच्चा पैदा हो सकता है क्या? सूर्य से बच्चा पैदा हो सकता है? पर आपने स्वीकार किया है कि नहीं किया अपने तमाम? डॉक्टर नैना पटेल एक मिनट, डॉक्टर रंजना कुमारी माइथोलॉजी में जाइए। डॉक्टर रंजना कुमारी नहीं, माइथोलॉजी में नहीं जाएंगे हम, माइथोलॉजी में नहीं जाएंगे। अजय गौतम और रंजना कुमारी जी हम लोग प्लीज रुक जाइए, मुझे डॉक्टर नैना पटेल से बात करनी है। डॉक्टर नैना पटेल जी देखिए एक मिनट, रंजना कुमारी जी रुक जाइए, इनका थोड़ा ऑडियो कम कर दीजिए। रंजना कुमारी जी एक मिनट रुक जाइए मैम। डॉक्टर नैना पटेल, रंजना कुमारी जी ने ये कहा कि जो उन्होंने स्टडीज की, जो शोध किया उसमें निकल कर आया कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, कई महिलाओं का शोषण हो रहा है और अब सरकार ने साफ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो कमर्शियल सरगेसी के खिलाफ है, यानी किराए का कोख ये बंद होगा। मैं बोलती हूँ कि शोषण हुआ है तो उसका रेगुलेशन करो। आप कितनी महिलाओं के जाकर पूछा है, इधर कितने शोज बने हैं। अभी दिल्ली में भी एक शो हुआ था जहां मेरी सरोगेट गई थी और वहां ये आया कि सब सरोगेट की अच्छी सी देखभाल होती है, कहीं और सेंटर या कहीं फ्यू सरोगेट्स की नहीं, उसका रेगुलेशन करो इस तरीके से कि सब जगह उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, सरोगेट का कोई ध्यान नहीं रखता है, सरोगेट का शोषण होता है। ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। अगर ऐसा होता तो कोई सरोगेट
आगे नहीं आती और इंडिया में इतनी सारी सरोगेसी नहीं होती। इनफैक्ट रजना कुमारी को मैं बोलती हूँ कि इंडिया में वो ताकत है कि वो पूरी दुनिया का सरोगेसी में लीडर बने और दुनिया को बताए कि हम पेड कॉम्पनसेटेड सरोगेसी कमर्शियल करते हैं, पर हम दुनिया को इसका तरीका बताए कि हमारी सरोगेट की भी संभाल होती है, इनफर्टाइल कपल की भी संभाल होती है और बच्चे जो आते हैं वो लीगल होते हैं। और वो करने की जगह वी आर ट्राइंग टू स्टॉप एक चीज सरोगेसी जो इतनी अच्छी अरेंजमेंट थी जिसमें एक कपल को बच्चा मिलता था, एक लड़की की लाइफ बनती थी, दूसरी बाजू एक सरोगेट की जिंदगी बनती थी, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी को अपनी लाइफ सुधारे। उसके लिए आप रेगुलेशंस रखो कि सरोगेट को एक सेल बनाओ जहां जाके वो कंप्लेन कर सके। सरोगेट के लिए कुछ कंप्लेन आई तो जो क्लिनिक है, जो इन्वॉल्व एजेंट, उसको आप रेप्रीमेंड करो, फाइन करो। पर ऐसा मत बोलो कि सब जगह एक्सप्लॉयटेशन होती है और हमारा निकाल यही आया कि एक्सप्लॉयटेशन है, हमने सारी दुनिया को बताया। इनफैक्ट शो द वर्ल्ड कि इंडिया तो अच्छी तरह से करता है और करता रहेगा। दूसरी बात धर्म की जो आई है उसमें तो कमर्शियल जो एंगल है, और डॉक्टर पुनीत बेदी, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कहाँ होता है उसको कम नहीं, आप डॉक्टर पुनीत बेदी उसका जो अब कमर्शियल एंगल तो नहीं चाहिए। कौन भारत सरकार पैसे के लिए आपके यहाँ कौन आके काम करेगा? नहीं, काम क्या, बच्चा पैदा करना काम होना चाहिए, फिर वही मूल सवाल है। डॉक्टर पुनीत बेदी आपकी क्या राय है? काम नहीं काम करना, कोई भी काम करो सर्विस के लिए यू गेट कॉम्पनसेटेड, चाहे घर में आके झाड़ू मारो, चाहे घर में कोई काम करो, तो दिस इज अ कॉम्पनसेशन। डॉक्टर नैना पटेल, आप बच्चा पैदा करने की तुलना आप घर में काम और सर्विस और झाड़ू मारने से कर रही है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर पुनीत बेदी जी, आपका क्या व्यू है इस पर? हाँ तमन्ना, मुझे लगता है कि बहुत ट्रिविलाइज किया गया है। आप तो एक तो उनका तो बिजनेस इंटरेस्ट है, आप तो मतलब शेयर को कह रहे हैं कि वेजिटेरियन हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? अपने आप नहीं होगा। बहुत बड़ा एथिकल इशू है इसमें। सारी दुनिया में जिसका धंधा होता है वो थोड़ी डिसाइड करता है। अब मतलब अगर मेरा एक बिजनेस है तो, लेकिन एथिसिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, विमेन्स ग्रुप सब मिलके करना चाहिए। और ये कहना कि सरोगेसी के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना, ऐसा ही होगा जैसे बाकी फॉर्म ऑफ ट्रैफिकिंग जो है, ये एक अनदर लेटेस्ट मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ ट्रैफिकिंग है और इसमें बहुत ज्यादा पैसा जो इन्वॉल्व होता है वो मिडिलमैन लेके जाता है, एक्चुअल टारगेट पॉपुलेशन को नहीं मिलता। एक आधा केस जैसे ये आप जब प्रोड्यूस करेंगे, आप मेरे पास आए मेरे अस्पताल में कि सेटिस्फाइड कस्टमर दिखाओ, तो मैं आपको 3 दिखा दूंगा, पर मेरे अस्पताल में 3 लाख लोग आते हैं। तो जब हम ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करते हैं तो प्लीज ये सेल्स स्टॉक के बीच में आप कंफ्यूज नहीं होइए। इट इज अ वेरी सीरियस इशू एंड सीरियस रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन इंडिविजुअल का हक, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, करण जौहर हो या कोई ऑर्डिनरी सिटीजन हो, उसको ये हक है। और ये हक है अगर तो एथिसिस्ट, विमेन्स ग्रुप्स और सुप्रीम कोर्ट सब मिलकर डिसाइड करेंगे, इंडिविजुअल डॉक्टर नहीं करेंगे जो उनमें से प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये व्यू रहेगा कि सभी सरोगेसी करे, सारी दुनिया आके यहाँ पे सरोगेसी करे। जी शहजाद, लेकिन शहजाद पूनावाला, लेकिन जो अब कानून प्रस्तावित है उसमें साफ तौर पर जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसमें कमर्शियल सरोगेसी की कोई जगह नहीं है। जो सरोगेट मदर होगी वो आपका रिश्तेदार ही होगा। उसमें कई सारे मापदंड है। एक मैरिड कपल ही होना चाहिए जिसका पहले कोई बच्चा ना हो, प्रूफ होना चाहिए कि आप खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये लगभग सरोगेसी जैसे आज होती है वो खत्म कर देगा देश में। क्या ये अच्छा मूव है? देखिए, मैं क्योंकि 15 मिनट बाद शामिल हो रहा हूं तो मेरी खास दरख्वास्त है अजय गौतम जी से कि वो दखल ना दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो हस्तक्षेप बार बार करते हैं। मैं कुछ कानूनी पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं तमन्ना जी। जो ये कानून प्रस्तावित है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दक्यानुसी प्राचीन काल का पैतृक कानून और जिससे हम कहते हैं कि एकदम प्रतिगामी और गैर उदारवादी कानून की हम लोग व्याख्या नहीं देख सकते। ये उतना 1916 का कानून है, ना कि 2016 का। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कानून इतना कंटेंशियस था कि अरुण जेटली जी ने भी इस कानून के खिलाफ एक राय रखी थी जीओएम में, जब इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। तो ये खुद मिनिस्टर्स भी इसके कानून के खिलाफ थे। मैं आपको समझाता हूं क्यों। आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ मैरिड कपल जो 5 साल तक जिनका बच्चा नहीं हुआ वो इसको कर सकता है।
पर क्या ये वर्ग है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है सरोगेसी की? लॉजिकली अगर आप देखें तो सरोगेसी का उपयोग सबसे ज्यादा सिंगल पेरेंट्स और गे कपल्स या आप कहें तो डिवोर्स्ड लोग या जिनके मान लो कि एक बच्चा हो गया है कपल का और दूसरा बच्चा नहीं हो सकता या कुछ खतरा है औरत की जान को दूसरा बच्चा पैदा करने में, तो वो लोग अपनाते हैं। सुषमा स्वराज जी ने इस बिल के ऊपर बोलते हुए कहा था कि मैरिड कपल इसलिए नहीं कर सकता एक बच्चा अगर उनका हो तो क्योंकि अगर ये दूसरा बच्चा ऐसा लाएंगे तो फिर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होगा। मुझे आप बताइए कि अगर मुझे प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चाहिए तो वो तो कोई भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है, कोई भी दो भाई बहन के बीच में हो सकता है, तो ये लॉजिकल बात नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि ये आर्टिकल 14 का हनन है। मान लीजिए कानून अगर पारित भी हो जाता है, राज्यसभा में पारित नहीं होगा, इसीलिए ये सिर्फ लोकसभा में पारित हुआ है। राज्यसभा में हमारी पार्टी जिससे मैं ताल्लुक रखता हूं और तमाम दूसरी पार्टी जिसको अपोज कर रही है, और इसलिए अपोज कर रही है क्योंकि 2002 में पहली बार इसके गाइडलाइंस बने थे ART के, जो हम लोग इसको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स। इसमें तब से लेकर आज तक जो हम लोगों ने भी कानून लाने की चेष्टा की थी, उसमें कभी भी हम लोगों ने पहले तो फॉरेनर्स में इन्होंने PIO, NRI, OCI इन लोगों को भी बाहर कर दिया। ये क्यों किया है, किस अधिकार से किया है? दूसरी बात, इन्होंने जो सिंगल जो लोग हैं उनका अधिकार, उनका जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत उसको छीन लिया है। तो ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो भैया? हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ओके, सुन लीजिए सर। नहीं तो आप रैप भी कर लीजिए शहजाद, वो एक प्लीज रैप योर पॉइंट नाउ। आप सारे आर्टिकल मत गिना दीजिए। लास्ट पॉइंट में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जहां तक बात है धर्म और एथिकल उन चीजों की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति में कई ऐसे उदाहरण हैं। कुंती के पुत्र हुए थे बिना फिजिकल इंटरकोर्स के, तो उसको IVF का एक तरीका माना जाता है, उसको एक IVF का तरीका माना जाता है। इनफैक्ट बहुत लोग गर्व से कहते हैं कि पहला IVF इंडिया में हुआ था। तो आप जो कह रहे हैं कि हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ है, मुझे लगता है जिनको ज्ञान नहीं है वही ये बात कहते हैं। अजय गौतम आपका ज्ञान अभी बढ़ा देता हूँ, अभी बढ़ा देता हूँ। रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जी। पहली बात ये, जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं शहजाद जी, वो संविधान कोई रामायण, गीता, बाइबल या कुरान नहीं है जिसके अंदर अमेंडमेंट नहीं होते। 100-125 से ज्यादा अमेंडमेंट 1950 से लेके और आज तक हो चुके हैं। ये आपकी नॉलेज में होगा क्योंकि आप भी मेरे ख्याल से बाय प्रोफेशन आपने लॉ वगैरह पढ़ा है, ठीक है? तो ये तो मत कहिए कि अमेंडमेंट नहीं होता। 125 अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 शहजाद जी, मैंने आपको इंटरव्यू नहीं किया था। मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको पेशेंटली सुना है। अजय गौतम ने आपको पेशेंटली सुना, उनकी बात भी सुन लेते, बात कर रहे हैं फंडामेंटल, उनकी बात भी सुन लेते हैं, आप बोलने में दीजिए ना, उनकी बात भी सुन लेते हैं, सबकी बात हम सुन लेंगे। एक रंजना कुमारी जी बोलने दीजिए उनको, फिर आप जवाब दीजिए जी। जिस आर्टिकल 14 की दुहाई ये शहजाद जी बैठ के दे रहे हैं, उसी आर्टिकल 14 का वायलेशन सेक्शन 370 करता है, जहां कश्मीर के लोगों को स्पेशल प्रिविलेज दिया। उसी आर्टिकल 14 की जो वायलेशन है वो मुस्लिम लॉ करता है, उसी की एक्ट करता है। तो आर्टिकल 14 की कोई यहाँ पर रिलेवेंस नहीं है। अच्छा अजय गौतम जी देखिए, मैं आपसे सवाल तमन्ना जी 10 सेकंड प्लीज 10 सेकंड। ओके, लेकिन आप कश्मीर पहुंच गए सर। मतलब है कि अच्छा 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मातृत्व जो है, मातृत्व हो या पितृत्व हो, ये दोनों बहुत सेंसिटिव विषय है। आपने बिल्कुल, जिसको प्रसव पीड़ा नहीं होती वो मातृत्व का सुख नहीं जानती कि मातृत्व का सुख क्या होता है। आपने बाजार से जाके एक डॉल खरीदी और आपने सोचा कि आप कह रहे हैं कि ये पुरानी बात समाज को दूषित करने का काम उनका माँ कौन है और पिता कौन है? अजय गौतम जी, जो बच्चे गोद लिए जाते हैं वो भी क्या समाज को दूषित कर रहे हैं? उनका कुछ नहीं है। हाँ, देखिए गोद लेने की जो बात है वो हमारे यहाँ एक परंपरा में है, जैसे कोई ऑर्फन एज में है, अनाथालय का कोई बच्चा है। जवाब देंगे, रंजना कुमारी जी को जवाब देने का मौका दीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। आपने एक अच्छा काम किया, उनकी बात सुन लीजिए, रंजना कुमारी जी का जवाब सुन लीजिए।
नहीं, इनके हिसाब से तो जो बच्चा पैदा ना कर सके वो माँ, यही तो बात इन्होंने कही ना कि जो औरतों को बांझ बोलते हैं और जो औरतों को घर से निकाल देते हैं, पतियों को ये परमिशन है कि तुम दोबारा शादी कर लो क्योंकि इस औरत के बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो ये तो इसी बात की वकालत कर रहे हैं ना। गोद लिया बच्चा अपना बच्चा नहीं है क्या? क्या आपने कृष्ण को अपना बच्चा मानती है? अगर नहीं मानती, कृष्ण किसके बच्चे थे भाई? किसने पाला कृष्ण को? तो ये सब चीजें जो है ये बिना मतलब घालमेल करते हैं ये लोग। स्पष्ट ढंग से कोई भी बात, धर्म की तो यहाँ बात ही नहीं आ रही, यहाँ व्यक्ति के अधिकार की बात आ रही है कि एक औरत बिना धर्म के मनुष्य जीवित रहता है। रंजना जी, मेरी बात आपका नाम रंजना जोसेफ क्यों नहीं है? आपका नाम रंजना जोसेफ क्यों नहीं है? अजय गौतम जी, धर्म का ऑडियो कम कीजिए। अजय गौतम जी, आप इस विषय पर बात करें। आप हुआ ना अजय जी, आप तो इसमें आप आप तो समझदार आप इस डिबेट को कर रहे हैं सर। रंजना जोसेफ या नहीं, अजय गौतम जी, दैट्स नॉट द पॉइंट। आप प्लीज डिबेट मत करें, आप खराब मत कीजिए। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ अब तृप्ति राजपूत से। तृप्ति राजपूत जी एक सरेगेट मदर है। कर रहे हैं तमन्ना, ये कुतर्क। बिल्कुल आप धर्म की बात आप नहीं लाएंगे डिबेट में सर। अगर आपको इस डिबेट में शामिल होना है और हम आपका व्यू जानना चाहते हैं, लेकिन आप धर्म को इसके साथ मत जोड़िए। ये कानून का सवाल है, मौलिक अधिकारों का सवाल है। एक समाज में अलग अलग जो राय है उसको हम आगे रखना चाहते हैं। तर्क के साथ आप हिस्सा लीजिए डिबेट में। अगर पालना तृप्ति राजपूत ऑडियो कंट्रोल कीजिए प्लीज। तृप्ति राजपूत जी, आप यहाँ आई है डॉक्टर नैना पटेल के साथ, आप दोनों एक बगल बगल में बैठे हुए हैं। आपने, मैं अज्यूम कर रही हूँ, उनके साथ काम किया हो, लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो मैं पूछूंगी आप सही मन से बताएंगे। अब ये जो नया प्रस्तावित कानून है उसके मुताबिक एक महिला सिर्फ एक ही बार सरोगेट बन सकती है, और तब ही अगर वो शादीशुदा हो, उनका पहले से एक बच्चा हो और उनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच में हो। अब आप अपना अनुभव बताइए, क्या एक सरोगेट मदर होने का एक्सपीरियंस रहा आपका, और क्या आप जानती हैं ऐसे महिलाओं को जिसका शोषण हुआ है, उसमें क्या इस पर रोकथाम होनी चाहिए? जब मैंने सरोगेसी की थी 2008 में, तब मेरी 26 साल थी। वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब मैं डॉक्टर नैना पटेल के क्लिनिक में गई, उसने मुझे सब कुछ समझाया कि ये एक साइंटिफिक है और हम आपका सब कुछ ध्यान रखने वाले हैं, आपका खाना पीना और सब आपका हेल्थ वाइज जो डाइट होता है सब कुछ। फिर मैंने ये सरोगेसी के बारे में सोचा और मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और सबसे अच्छा अनुभव कि जब मैंने मेरा बच्चा, जो मैंने सामने जो कपल थे, जो उसके अटेंडेंट पेरेंट थे, जो उसको दिया, जब वो उसकी हंसी थी ना, वो देख के मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं एक मिनट, सचमुच ये बहुत अच्छा। तृप्ति जी माफ कीजिए, ये थोड़ा सा जो आपका आंसर है, माफ कीजिए, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, थोड़ा जो आपका आंसर है ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत प्रैक्टिस करके आई हैं। एंड अगेन, मैं आपका बिल्कुल अपमान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे सीरियसली पूछना चाहती हूँ कि क्यों कोई चूज करेगा इस तरह का काम? क्योंकि जाहिर है कि आपको इसके पैसे मिले होंगे, और अपने साथ, अपने बॉडी के साथ ये करना, हाँ, किराए पर कोख देना, ये क्यों चूज करेगा? क्या इस तरह की कोई मजबूरी थी आपकी, और क्या कोई और तरीका नहीं था? तरीके तो बहुत सारे थे, लेकिन अभी इतनी महंगाई के जमाने में ये बहुत जरूरी था। मैं इतने बीकॉम LLB करके हुए भी मैं अपना घर नहीं बना पाती। जैसे मुझे ये सरोगेसी करने के बाद मैं अपना खुद का घर बना पाई हूँ मेरी बेटी के लिए। अगर मैं जॉब भी करती ना, तब भी मुझे इतना सारा नहीं मिलता। और कितने बार आप बनी है सरोगेट माँ? मैंने एक ही बार किया है। क्या आप कहेंगी उन लोगों को जो कहते हैं कि सरोगेसी के नाम पर महिलाओं का शोषण होता है? जितने पैसे डॉक्टर को बोले जाते हैं कि मां को मिलेगा, उससे ज्यादा डॉक्टर को मिलते हैं। वो पैसे महिला के पास पहुंचते नहीं हैं, सब उनका ख्याल उस तरह से नहीं रखेंगे। उन महिलाओं का क्या तृप्ति? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और मैं अभी डॉक्टर नैना पटेल क्लिनिक में ही जॉब करती हूँ, उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ।
और जितना मेरा अनुभव है वहाँ कहीं भी इतना शोषण नहीं हुआ है। अगर शोषण होता तो क्या कोई सरोगेट दोबारा भी बनने आती? हमारी भारतीय नारी इतनी तो कमजोर नहीं है ना कि वो शोषण होते हुए भी अपना सब कुछ लुटाते वो दूसरी बार आएगी। नहीं, आप बोल रहे हो पैसों की मजबूरी है, इसलिए मेरा सवाल है। जी शहजाद पूनावाला इसमें आना चाहते हैं। जी मैं तमन्ना जी, क्योंकि आपने पॉइंट रेज किया है, पहले तो ये जो कानून प्रस्तावित है इससे ये पूरा कमर्शियल सरोगेसी ब्लैक मार्केट में चला जाएगा, जो रंजना जी बता रही थी, जिसकी वजह से और शोषण होगा। क्योंकि रेगुलेट जब आप करते हैं तो रंजना जी जैसी जो एक्टिविस्ट है और आप मीडिया वाले हमेशा ये देखते हैं कि रेगुलेशन ठीक से चल रहा है, पर जो ब्लैक मार्केट में चला जाए कोई मामला तो उसको कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। तो तृप्ति जैसे महिलाओं का और शोषण वहां पे हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने तृप्ति जी से एक सवाल पूछा कि क्या आप अपने जिस्म के साथ ये करती हैं पैसों के लिए, क्या ये सही है? इस सवाल पर मैं आपको एक बताना चाहता हूं, और दूसरे पैनलिस्ट थोड़ा सब्र रखें मेरी बात सुनने में। हमारे मुल्क में जो प्रोस्टिट्यूशन है वो भी टेक्निकली इलीगल नहीं है। सॉलिसिटिंग फॉर मनी इन द नेम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल। प्रोस्टिट्यूशन पर से इज नॉट इलीगल अंडर इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट वगैरह। तो जो महिला अपने, मेरी बात सुन लीजिए, ये टेक्निकल पॉइंट है, प्लीज सुन लीजिए। जो महिला के पास अपना अधिकार है अपने बॉडी के लिए, द बॉडीज ऑटोनॉमी, जो मुझे अपनी बॉडी पे है और आपको अपनी बॉडी पे है, वो आर्टिकल 14 और 21 में प्रोटेक्टेड है। और आप प्लीज ये मत कहिए, हमारी देश की जो वास्तविकताएं उससे भी परिचित हो। कई लोगों को बहुत कुछ करने पर भी नौकरी नहीं मिलती, तो अगर रेगुलेटेड सिस्टम में उनको अगर अपनी बॉडी इस तरीके से इस्तेमाल करना, किसी को खुशी लानी है। रंजना कुमारी इसका जवाब देंगी। जी रंजना कुमारी इसका जवाब देंगी। रंजना कुमारी इसमें ये देखिए, ये तर्क है कि उनको अगर जरूरत है वो अपने कोक का क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती? नहीं देखिए, ये तो फिर जरूरत है तो आप अपना अंग क्यों नहीं बेच सकते? अपनी आंख बेच दीजिए, बहुत अपनी किडनियां बेच दीजिए, आप अपनी किडनी बेच दीजिए, आप अपनी किडनी बेच दीजिए अगर जरूरत। मतलब ये तो कहाँ तक जाएगा ना, ये इस तरह से सोचना, ये सोच का लॉजिक गलत है। और दूसरा है कि प्रोस्टिट्यूशन तो बिल्कुल डिसेंट वर्क की कैटेगरी में ही नहीं आता, जो ILO ने डिफाइन किया और हमने, इंडिया उसका सिग्नेटरी है कि डिसेंट वर्क मतलब है कि आप कहीं भी अगर किसी के शरीर को किसी भी तरह का कष्ट दे रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, किसी के शरीर के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ हो रहा है, तो वो डिसेंट वर्क की कैटेगरी में नहीं आएगा ना। तो प्रोस्टिट्यूशन तो बिल्कुल बाहर है इस पूरी बहस से, और इसको इसमें लाना भी नहीं चाहिए। बहुत खतरनाक बहस हो जाएगी फिर तो, कि नहीं तो फिर औरतें अपने शरीर को बेच रही हैं, अपनी मर्जी से बेच रही है। आप कैसे जानते हैं अपनी मर्जी से बेच रही है? आपको कैसे मालूम है कि वो जो लीगल है? सुनिए मेरी बात, कौन से कानून पढ़ा है आपने? भारत का पढ़ा है किसी और देश का? नहीं लीगल नहीं, सजा ठीक कह रहे हैं, सजा ठीक है, लेकिन कंसेंशुअल सेक्स जो है वो बार नहीं है। इसीलिए उस जगह पर जब वो दोनों लोग होते हैं तो वो नहीं मना करते, लेकिन जब हम सरोगेसी की बात कर रहे हैं और शहजाद इसमें प्रोस्टिट्यूशन को ले आए, लेकिन मैं वापस लौटना चाहती हूँ सरोगेसी पर। डॉक्टर नैना पटेल इस सवाल के साथ, और डॉक्टर पुनीत बेदी ने भी एक पॉइंट रेज किया कि जिन लोगों का ये बिजनेस है वो तो ऑब्वियसली इसके पक्ष में बोलेंगे, और ये आपका बिजनेस है, ये करोड़ों रुपए का एक कारोबार है। मैं नहीं बोलूंगी पक्ष में, मेरा चाहती हूँ, मेरा आपसे जो सवाल है मैंने 1150 जी एक ही सवाल जी, आप अपना पॉइंट पूरा कीजिए बस एक सवाल के साथ। ऐसा क्यों है कि जो महिलाएं सरोगेट बनती हैं वो ज्यादातर बहुत ही गरीब तबके की होती है और वो मजबूरी में ये काम करती है, इसलिए एक तरह से ये माना जाता है कि तृप्ति BCom LLB और इसको जॉब BCom LLB भी सरोगेट्स बनिए। तृप्ति तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? डॉक्टर BCom LLB लड़की को जॉब नहीं मिल रहा था 5,000 का। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे, प्लीज गिव मी टाइम, मेरे पास जो सरोगेट बनने आती है उसको मैं पूछती हूँ कि क्यों सरोगेट बनने आते हो, तो हर कोई का जवाब होता है कि आज हमारा हस्बैंड बीमार है, एक्सीडेंट हुआ जहाँ काम करता था, हमारे यहाँ बच्चों को खिलाने का पैसा नहीं है, पढ़ाने का पैसा नहीं है, ये करके हम सेविंग करके तो क्या ये मजबूरी नहीं है? सरोगेट मदर ने, डॉक्टर नैना पटेल, क्या ये मजबूरी की परिभाषा नहीं है? मजबूरी तो सर, मैं आपको पूछती हूँ कि आप
आप कंस्ट्रक्शन वर्कर को देखो, 8 महीने का पेट लेके भारी भारी वजन लेके कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। क्या कोई जाके उसको बोलता है कि तू मत कर, तू आराम कर, मैं तुझे 4 लाख रुपया दूंगी? कितनी सारी महिलाएं रंजना कुमारी के सामने से जाती होगी जिसको जरूरत है भीख मांगते, क्या सबको ले जाके वो पैसा देती है, बोलती है मैं तेरी जिंदगी बना दूंगी? उन लोगों को कुर्सी पे बैठ के देख के बोलना है, जाके उन गरीब औरत को पूछो कि उससे क्या चाहती है। तृप्ति जैसी 1200 लड़कियां हैं जिसका हस्बैंड मर गया हो, ड्रंकर्ड हो, घर में 3 बच्चे छोड़ दे, माँ बाप ने रास्ते पे निकाल दी, क्या रंजना कुमारी जाके उसको रास्ते से लेके घर दिया था, बच्चों को पढ़ाया था? ये गलत बात है कुर्सी के बैठ के क्रिटिसाइज करना। आके सब सरोगेट का इंटरव्यू लो कि तो डॉक्टर साहब आप ये चाहते हो कि जिसके घर में कोई भी मजबूरी हो वो अपनी कोख को बेचना शुरू कर दे? अच्छा एक मिनट, भाई आप ये कहते हो कि इस हिंदुस्तान की जो नारी है, इस हिंदुस्तान की जो नारी है, अगर उसके घर में कोई मजबूरी आएगी तो वो अपनी कोख की नीलामी करनी शुरू कर दे। आपका तो कहने का मतलब सीधा ये है, बजाय समस्या को दूर करने के आप समस्या कौन दूर कर रहा है? एक मिनट, रंजना कुमारी का जिक्र किया डॉक्टर नैना पटेल ने कि गरीब लोग गरीबी में सड़े और बिना बच्चों की जिंदगी बिताए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब किसी को खुशी मिलती है तो आप लोगों को दुख क्यों होता है? रंजना कुमारी जी, चाहे बंद कर दो सरोगेसी, पर इन महिलाओं का क्या रंजना कुमारी ऐसी महिलाओं की मदद करेगी? क्या इनफर्टाइल कपल को खुद का बच्चा मिलेगा? नहीं मिलेगा। करण जौहर या तो सिंगल पेरेंट को बच्चा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके तृप्ति जी बोलिए। एक मिनट, तृप्ति जी को बोलने दीजिए, फिर एक मिनट मैं बता दूं किस ऑर्डर में हम जवाब देंगे। एक मिनट, सब एक साथ ना बोले। की नीलामी लगाए, एक मिनट, ये किस अधर्म के रास्ते पे? अच्छा एक मिनट अजय गौतम जी, एक तो आप धर्म की बात करते रहते हैं, कितनी महिलाओं की मदद आपने की है आपको बताना चाहिए। आप रुक जाइए अजय गौतम जी प्लीज। आप धर्म की बातें करते हैं, कितनी महिलाओं की मदद की है वो छोड़ दीजिए। धर्म के अलावा बात कर रहा हूँ। तृप्ति जी को आपकी बोलेंगे, वो लोग क्या करेंगे? अच्छा एक मिनट, तृप्ति जी आप अपनी बात रखें, फिर रंजना कुमारी जी। तृप्ति जी ओके, मैं वही बोलना चाहती हूँ। अपने धर्म ने बोल दिया, आपने अपना लॉ बोल दिया। आपने कभी वो देखा है कि जो विधवा है, जो डिवोर्सी है, वो क्या करेगी? आपने विधवा पेंशन रख दिया, विधवा पेंशन के बाद आप कितने कागज मांगते हैं? क्या उसको पेंशन मिलता है? वो ये नहीं करेगी तो क्या करेगी? आप बताओ। ओके, रंजना कुमारी, डिवोर्सी क्या करेगी? अपने रंजना कुमारी जी, डॉक्टर नैना पटेल का आरोप है कि आप हकीकत से कटी हुई हैं। आप जब ये जजमेंट पास करती कि शोषण है तो आप हकीकत से कटी हुई है। रंजना कुमारी जी का जवाब सुन लीजिए। जी सुन लीजिए नैना जी, शायद डॉक्टर नैना पटेल को इस समय ये लग रहा होगा कि ये जो कानून बन रहा है उसमें हम लोग की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारे रिसर्च की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन बैन की बात कहीं नहीं कही गई थी, रेगुलेशन की बात कही गई है। और रेगुलेट करने की बात उसको आप पूरा वो तो हमारे प्रोग्राम में भी आई है, नैना पटेल हमारे सेमिनार में भी आई थी जब इस पर डिस्कशन हुआ था, और यही 2-3 महिलाओं को ये सामने लाती हैं जो कि बहुत पढ़ी लिखी हैं, जिन्होंने सरोगेसी की है। कोई एक नर्स है इनके पास जिसको ये प्रस्तुत करती हैं और दिखाती हैं। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए ये बहुत सीरियस डिबेट है, और रंजना कुमारी ने कितने लोगों की मदद की है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। समाज के लोग जानते हैं और सारे देश के लोग इस बात को जानते हैं कि रंजना कुमारी करती क्या रही है 35 साल से और किसकी उन्होंने मदद की है। लेकिन सवाल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक बिल है जो पार्लियामेंट के अंदर है, जो पार्लियामेंट की कैबिनेट कमेटी से अप्रूव हो गया है, और उसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहुत गंभीर विचार की जरूरत है। चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। और ये सवाल ये कि जो मिडिल मैन है इसमें, आखिर इनसे पूछिए जो सरोगेट मदर आती है किनके जरिए आती हैं? एक मिडिल मैन, इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटी बन गया। ये पावर्टी का जवाब नहीं। 27% लोग हिंदुस्तान में जो है गरीबी की सीमा के नीचे रह रहे हैं, और हम सरोगेट मदर बना करके उनकी पावर्टी की समस्या हल नहीं करने जा रहे हैं। चाहे वो नैना पटेल हो, चाहे रंजना कुमारी हो, चाहे डॉक्टर बेदी बैठे हैं आपके स्टूडियो में वो हो, चाहे गौतम जी हो। असल में तो हमें ये देखने की जरूरत है कि कौन कौन सी बातें इस बिल के अंदर बिल्कुल इरेशनल है, बिल्कुल संभव नहीं है वो सब कुछ कर पाना, और कौन सी बातों को हमको लाना है। ये मिडिल मैन कहां से? अब हमें आपके यहाँ ही नैना जी, आपके यहाँ ही, आपके गुजरात में ही हमें औरतें मिली जो गुमला से आई थी, रांची से, जो सरोगेट मदर थी। आखिर रांची गुमला से उनको कौन लेके आपके यहाँ गुजरात में आनंद, जामनगर, सूरत कौन लेके गया था? ये तो कोई मिडिल मैन है ना जो इनको ले करके आते हैं और सारा पैसा वही लेते हैं, सारा पैसा वही करने की जरूरत है। लेकिन क्या हक खत्म हो जाएंगे? क्या हक खत्म हो जाएंगे? क्या संतान की जो उम्मीद है लोगों की
हक की बात देखिए, वो खत्म हो जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, बच्चा पालने का हक है। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आगे हम बात करेंगे सरगेसी की और गोद लेने की बात की, क्योंकि ये भी कमेंट आया है कि करण जौहर जी, और बस एक ट्रिगर के रूप में हम करण जौहर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो गोद क्यों नहीं ले सकते थे बच्चों को। आपको क्या पता है कि भारत में हर साल 1000 बच्चे गोद लिए जाते हैं, इतनी कम संख्या में। क्यों ऐसी स्थिति है, इस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा करण जौहर के पिता बनने से क्यों है जनता इतनी परेशान, लोग क्यों बद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या उस पर सवाल उठाना सही है, ये है हमारा सवाल आपके लिए। लेकिन यहां से बस हम शुरुआत कर रहे हैं चर्चा की। हम बात कर रहे हैं नए सरगेसी कानून की, जो पास होने के लिए संसद में है इस समय। शहजाद पूनावाला जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनका दावा है कि उनकी पार्टी इसको पास नहीं होने देगी। लेकिन एक और एंगल है इस पूरे डिबेट का, वो है गोद लेने का। हरीश अय्यर, अबू आजमी ने जब टिप्पणी की और बद्दी टिप्पणी की, लेकिन उनका जो एक पॉइंट था कि करण जौहर गोद क्यों नहीं ले सकते थे। करण जौहर गोद नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे कानून सिंगल मेल पेरेंट्स को गोद लेने की अनुमति नहीं देता है, गोद नहीं देता। तो दैट इज द प्रॉब्लम वाई पीपल। एंड मैं तो ये मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर देयर इज लॉट ऑफ सिंगल पेरेंट्स जो गोद ले सकें और सेरोगेसी की बात ही ना आए। यू नो, जब ऐसे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जब बच्चे अनाथालय में पड़े रहते हैं, एडॉप्शन का रेट्स बहुत कम है, अनाथालय में पड़े रहते हैं, दे कैन गेट अ फैमिली, when they can get a life, and हम लोग अगर हमारे एडॉप्शन रूल्स को रिलैक्स कर दें थोड़ा सा, तो बच्चों की भी मदद होगी और उनको फैमिली भी मिल जाएगी, जो जिनके बच्चे नहीं हैं उनको भी मिल जाएगी। सरकार ने एडॉप्शन रूल्स को रिलैक्स करने की कोशिश की है, ये प्रयास चल रहा है, लेकिन फैक्ट क्या ये नहीं है डॉक्टर पुनीत बेदी कि सरगेसी इतना पॉपुलर भारत में इसलिए भी है क्योंकि हमारा ऑब्सेशन है हमारे वंश से, बिल्कुल, कि जो बच्चा हो उसमें हमारा खून हो, वो एक ऑब्सेशन है और इसलिए अडॉप्शन कम होता है और सरगेसी का धंधा इतना फल फूल रहा है। मैं 2-3 चीजें पहले कह दूं, हाँ, जिससे आपके सवाल से पहले। एक बात ये है कि ये सारे तर्क जो कमर्शियल डॉक्टर्स बोलते हैं वो वही हैं, चाहे फीमेल फीटिसाइड का इशू हो, चाहे स्टेंट के दाम कम करने का हो। अब इन्होंने ऐसे बना दिया जैसे सरोगेसी करके पैसा कमाना एक मतलब मौलिक अधिकार है। ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। टेक्नोलॉजी आती है, उसको बेचा जाता है। पहली बात मैं आपसे साफ कर दूं कि कानून चाहिए, और कानून जैसे रंजना ने कहा रेगुलेशन के लिए चाहिए, और जैसे शहजाद ने कहा कानून में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कानून एक बहुत हिंदुत्व प्रेजुडिसेस के साथ भरा हुआ है, प्रेजुडिस अगेंस्ट एलजीबीटी कम्युनिटी, प्रेजुडिस अगेंस्ट एवरीबडी। ओके, तो कानून में प्रॉब्लम्स हैं और इसका सीरियस रीथिंक करके और एक इफेक्टिव कानून आना चाहिए। लेकिन अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री जैसे अब चल रही है भेड़ बकरियों की तरह, वो नहीं चलनी चाहिए। और डॉक्टर पटेल या जो भी हैं ये, इनको मेरा सजेशन है कि प्लीज अगले शो में किसी और सरोगेट को लाइए, और तमन्ना आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रिसर्च करिए और कोई ऐसा सरोगेट लाइए जो डिससेटिस्फाइड नहीं है। ये एक साइड की डिबेट है, जैसे मोदी जी के साथ आपने अमित शाह का बुला लिया तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो प्लीज कोई फायदा नहीं है इनसे बात करने का, जो कह रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, उनका घर बन गया और वो अब उनकी कोऑर्डिनेटर बन गई हैं, ताकि वो और लोगों को उसी चक्कर में डाल सकें। तो बहुत ये वन साइडेड प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है। एथिक्स ऐसे डिस्कस नहीं होते, ना टेलीविजन स्टूडियो में डिस्कस होते हैं, ना कमर्शियल सरोगेसी सेंटर में होते हैं। एथिक्स के लिए लॉयर्स, एथिसिस्ट, सोशल साइंटिस्ट सब मिलकर डिसाइड करते हैं, और कानून उसी के अराउंड बनना चाहिए बिना किसी। बिल्कुल आपकी बात सही है डॉक्टर बेदी, लेकिन जब एथिक्स डिसाइड हो रहे हैं और कानून डिसाइड हो रहे हैं, बिल्कुल सर आपका जो सवाल था वो एडॉप्शन का। जी, जस्ट वन पॉइंट बिफोर यू आंसर, जस्ट वन पॉइंट बिफोर यू आंसर। एडॉप्शन का जो इशू है हमारे पास जो जी, मैं बस ये पॉइंट रखना चाह रही थी कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि तृप्ति जी को डॉक्टर पटेल ही लाई हैं, और इसलिए हमने इसका खुलासा किया कि वो उनके साथ ही आई हैं। लेकिन जब कोई कानून बन रहा है तो उसमें हर पार्टी की राय होनी जरूरी है, और उसमें सरोगेट्स जो हैं, जो मदर्स हैं, उनकी भी राय पूछना जरूरी है। मुझे ये लगता है एक व्यू जो बन रहा है कि बहुत सारे एकेडमिक्स
इस पर राय बना रहे हैं और जो इसमें है किसी भी कारण से उनसे बात क्या हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, ये तीन शो कर रहा हूं मैं इसी इशू पे, वो तीनों में वही लेडी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा। एनीवे, तो कमिंग बैक टू योर इशू की अडॉप्शन क्यों नहीं पहली बार आई है शो में, शी इज नॉट जो अडॉप्शन, एक मिनट टाइम दो, आपने जितने भी शो नॉट योर शो, शायद मेरा चेहरा आपको अच्छे से दिख जाए। नहीं, एक मिनट तुर्की जी, इट्स नॉट अबाउट यू। तुर्की जी, आपके बारे में बात आपके बारे में केंद्रित नहीं है। बिल्कुल। लेट मी स्पीक वन थिंग। तमन्ना, ये पर्सनलाइज डिबेट के बदले सब्सटैंटिव इशू। बिल्कुल पर्सनलाइज मत कीजिए। ये है डॉक्टर नैना पटेल एक लौती डॉक्टर नहीं है जो I just want to say one or two things I want to mention. Okay. One is what Bedi ji said, that it should be regulated is 100% you need it regulation. सुन लीजिए, पहले बोल लीजिए। That don't keep out LGBT and singles. That is absolutely fine. Let me talk. एक मिनट, इसको थोड़ा रेगुलेट करेंगे। एक मिनट, डॉक्टर नैना पटेल, एक मिनट प्लीज, आई कम बैक टू यू। डॉक्टर पुनीत बेदी ने आपकी बात की, इसलिए आपको मैं रिवर्ट करने का मौका दूंगी। इनकी बात सुन लेते हैं अडॉप्शन पर और फिर आगे बढ़ते हैं। जी डॉक्टर पुनीत बेदी, अडॉप्शन वर्सेस सरेगेसी, इस पर मैं आपकी राय जानना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग सरेगेसी को प्रेफर करते हैं अपनी जेनेटिक्स की वजह से। जी, हमारे पेशेंट्स आते हैं, हम उनको अडॉप्शन ऑफर करते हैं, तो ये इंडस्ट्री वो कभी भी नहीं मानते, उसको अपना स्पेशली मेल को अपना स्पर्म जरूर चाहिए होता है। ये वंशवाद जो हमारे देश में है, जो पॉलिटिक्स में है, लॉ में है, डॉक्टर्स का आप देखेंगे, वंश दर वंश, कितना भी बेवकूफ बच्चा हो उसको डॉक्टर या लॉयर ही बनाना होता है माँ बाप ने। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और उसको ये भ्रम रहता है। बाकी इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको लीगल पेपर्स क्लियर करने के लिए लीगल अडॉप्शन करण को, या जो भी है, मैं जानता नहीं हूं, मैं हिंदी फिल्म नहीं देखता हूं, उनको अडॉप्ट करने से ही पेपर वर्क क्लियर होगा। ये शहजाद से आप क्लियर कर लें। सिर्फ सरोगेसी प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, डीएनए टेस्टिंग ये सब करना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट मेथड है कि उन्हीं बच्चों को वो लीगली अडॉप्ट कर लें, ताकि उनकी इनहेरिटेंस और फर्दर राइट्स क्लियर हों। सिर्फ जी शहजाद पूनावाला, अभी भी शहजाद पूनावाला, लॉज ऑल्सो नीड टू बी। अडॉप्शन मुश्किल है, सिंगल मेल्स के अडॉप्ट कर सकते हैं वैसे हरीश, ऐसा नहीं कि उनको बैन है, लेकिन वो सिर्फ मेल बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं और उनके लिए जो लॉज हैं या जो कंडीशंस है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। नहीं कर सकते अगर गे हो। नहीं तमन्ना, ये प्रॉब्लम है। इफ यू गे, वो फैमिली चेक होता है, फैमिली चेक में पता चले। एक अलग बात है। शहजाद पूनावाला, सवाल ये है कि क्या हम ऑब्सेस्ड हैं अपने जेनेटिक से और इसलिए अडॉप्शन कम हो रहा है और सरेगेसी को बढ़ावा दिया जा रहा है? कम से कम इस लॉ से उस पर रुकावट तो आएगी। आपको ये मानना होगा कि सरकार ने अडॉप्शन को ज्यादा आसान करने का काम किया है। जो मंत्री हैं उस विभाग की, उन्होंने एक टारगेट दिया हुआ है इन अडॉप्शन सेंटर्स को, क्या आप अडॉप्शन बढ़ाइए? आपकी बात कुछ हद तक सही है कि हमारे कंट्री में ये क्रेज है कि हमें अपना वंश आगे बढ़ाना है, और ये तमाम इंडस्ट्री में, मीडिया से लेकर पॉलिटिक्स में। पर ये दिक्कत ये है कि चाहे हम जितने भी पेज से अडॉप्शन को डीरेगुलेट कर रहे हैं और लिबरलाइज कर रहे हैं, वो ज्यादा सफल साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनल बायस जो हमारी सोसाइटी में है अडॉप्शन को लेके, वो बार बार झलकता है। कभी कभी कुछ लोग धर्म के आधार पे, जात के आधार पे भी बच्चों को अडॉप्ट नहीं करते हैं, और ये हमारे देश की रियलिटीज है, इससे हम भागे नहीं। ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग नैरेटिव में नहीं ला रहे करण जौहर के संदर्भ में, वो ये है कि क्या एक सिंगल मर्द या एक सिंगल वुमन या एक लिव इन कपल, जिसको कई अधिकार सुप्रीम कोर्ट ग्रांट कर रहा है आज, या एक गे कपल, क्या इनको अधिकार है अपने फैमिली को बनाने का और बच्चे करने का? उनको ये अधिकार है, ये आर्टिकल 14 द्वारा प्रोटेक्टेड अधिकार है। पहली बात होता ही नहीं है। प्लीज सर, मैं प्लीज आपसे चर्चा नहीं करना चाहता, मैं उस स्तर पे नहीं जा सकता, मैं कुछ कानूनी बातें रख रहा हूँ। प्लीज मैं आपसे सर की बात नहीं है कानूनी। सर कौन से कानून की बात करते हो आप? मिसलीड बताओ ना। अजय गौतम जी, मैं बता दीजिए, आप आर्टिकल 14 की बात कर रहे हो। आर्टिकल 14 के वायलेशन मैंने आपको गिना दिए। शहजाद के होमोसेक्सुअलिटी कानूनी तौर पर उसको मान्यता नहीं है भारत में, ये एक फाइट है इस पूरे कम्युनिटी के लिए।
होमोसेक्सुअलिटी। आपकी बात सुनिए प्लीज सर, प्लीज आप 2 मिनट प्लीज शांत रहिए जी। दिल्ली हाईकोर्ट ने, सुनिए प्लीज सुनिए, देखिए जहां तक सेक्शन 377 और उसके संबंध से होमोसेक्सुअलिटी है, तो अमेरिका में भी कई सालों तक वो इलीगल था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लिफ्ट कर दिया। यहाँ पे भी जो तरीके से चल रहा है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन जारी रखा है, 377 को जारी रखा है, पर हम आगे कह नहीं सकते। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ तमन्ना, और आप ये नैरेटिव इंट्रोड्यूस कीजिए इस डिबेट में कि चलो महिला अपने बॉडी का इस्तेमाल बच्चे पैदा करने के लिए ना करे, प्लीज सर। शहजाद, आप इतना क्यों चिढ़ रहे हैं? उनको भी बोलने का हक है। 1 मिनट, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है कि आप बोलोगे दूसरा सुनेगा। ओके, रैप योर सवाल। बोलने का मौका नहीं मिलता है। सवाल क्या है शहजाद? एक लाइन में पूरा कीजिए, एक लाइन में पूरा कीजिए। तमन्ना जी मैं छोटी सी एक बात कह रहा हूँ। ओके अजय गौतम, उनका सवाल सुन लेते हैं, बात अधूरी रह जाती है जी। मेरे सवाल तो होने दीजिए। ओके, 1 लाइन में बोलिए ना शहजाद। बातों में दखल देना है जी। आप कह रही हैं कि महिलाओं को अपनी कोख को किराए पे नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मर्द जो है अपना स्पर्म डोनेट कर सकता है, क्यों? ओके, वो कमर्शियल बेसिस पे अपना स्पर्म डोनेट कर सकता है, क्यों? आप बताइए। ओके, अजय गौतम जी। देखिए मैं शुरुआत इस बात से कर रहा हूं, आज तक क्या कोई ऐसी रिसर्च आई है जहां पर सिंगल पेरेंट्स ने सैरोगेसी के थ्रू बच्चे को अडॉप्ट किया हो और उस बच्चे की लाइफ पे कभी स्टडी हुई है कि उसने क्या सफर किया है, उसके साथ क्या क्या ट्रॉमास हुए? आज तक कोई रिसर्च आई है कि आपने सिर्फ अपने फैसिनेशन के लिए आपने एक सैरोगे जी बिल्कुल आई है। अगर आप रिसर्च, अगर आपके जरा भी ये होता कि आपने रिसर्च थोड़ा भी किया होता तो आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स नजर आ जाती। जहां बताइए ना, एक रिसर्च बता दीजिए, अभी लाइव पे चला दीजिए एक रिसर्च ऐसे कैसे चलाऊं मैं रिसर्च? सैरोगेसी के थ्रू बच्चे को अडॉप्ट किया हो और उसकी लाइफ नॉर्मल बच्चों की तरह रही हो, तो आप क्या कर रहे हैं? तो मैं आपसे ये पूछता हूँ की तरह, जैसे फैक्ट्री तो आप तो, अरे भैया बोल लू ना, जब आपकी बारी आएगी बोल। आप तो सैरोगेसी से नहीं बने हो ना। अगर नॉर्मल पर्सन की प्रॉब्लम ऐसे बच्चे हो तो मुझे सैरोगेसी, तो मुझे ऐसे नॉर्मल बच्चे नहीं चाहिए। 125 करोड़ हिंदुस्तानी बने हैं, लेकिन आप किस रूप में प्रकट हुए हो ये क्वेश्चन का विषय है। क्यों पर्सनल हो रहे हैं आप लोग? का विषय है कि एक मिनट अजय गौतम जी, मैंने आपका सवाल सुना, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बताओ। रियली अजय गौतम जी, मैं आपका थोड़ा ऑडियो कम करने वाली हूँ। आपने पूछा कि क्या कोई स्टडी हुई है कि सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चों का क्या होता है एज सिंगल पेरेंट, जो सिंगल पेरेंट्स के साथ बच्चे पलते हैं उनका क्या होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं, वो सरोगेट्स नहीं हैं, वो सरोगेसी से पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन किसी कारण एक सिंगल महिला या एक सिंगल पिता अकेले उन बच्चों को बड़ा कर रहा है। अजय गौतम, ऐसी स्थितियां नहीं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बच्चे हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, लॉजिक आप बोले तो आप बात पूरी कीजिए ना। अब लॉजिक, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, मैं बताऊंगी, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ रिसर्च के बारे में। रंजना ओके जी, ओके, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तमन्ना जी, सारे सिंगल पेरेंट थे। सिंगल पेरेंट्स भी बच्चों को बड़ा करते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में करते हैं। सवाल है कि क्या उनको सरोगेसी का हक मिलना चाहिए। हमने आपसे पूछा था कि क्या करण जौहर पर सवाल उठाना सही है। 57% लोग कहते हैं नहीं, सही नहीं है, उनका ये पर्सनल मामला है, उनका पर्सनल मामला। लेकिन फैक्ट ये भी है कि जो प्रस्तावित कानून आने वाला है या उसकी कोशिश की जा रही, उसके बाद ये गैर कानूनी होगा। इस तरह से बच्चे पैदा करना या इस तरह से पिता बनना, क्या उस कानून में बदलाव की जरूरत है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इस पर बहस चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए।